अस्सलाम वालेकुम। 6 दिसंबर की कॉल लेके आपके साथ हूँ खालिद सैफुद्दीन। और सबसे पहले हम आज के सेशन को थोड़ा देख लेते हैं। आज का जो सेशन था वो आगाज़ के साथ ही कुछ पहले तो मैंने कल की कॉल में एक बात आपको कही थी कि वर्स्ट इज़ नॉट ओवर। ये बात मैंने आपको कही थी कि जुमे की क्लोजिंग देख के लग रहा था कि बुरा वक्त अभी ख़त्म हुआ नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा इंडेक्स के बारे में कोई उम्मीदें भी नहीं दिलाई, कोई ख़ास बात नहीं की। और मैंने एक लेवल बताया था 42,370 352। मैंने कहा था कम से कम इस लेवल के ऊपर मार्केट को रुकना होगा तो शायद प्रेशर हम कम करने में कामयाब हों। और अगर आज का हम दिन का आगाज़ देखें तो हमारा जो पहली रेजिस्टेंस थी 42,225 42,225, मार्केट एग्जैक्टली वहाँ जाती है खुलने के साथ, यानी कि प्री ओपन में ही, और प्री ओपन में ही उसके नीचे आ जाती है और फिर वापस ऊपर नहीं जाती। ये आपके सामने है। और उसके बाद फिर मार्केट मुसलसल गिरावट का शिकार रही। और जिस वक्त मैंने मिड डे कॉल दी तो मेरे ख्याल में 12:30 बजे होंगे या 1 बजा होगा, आई डोंट नो। बहुत कम वॉल्यूम थे और मार्केट 700 लेवल को टेस्ट करने जा रही थी, ऑलमोस्ट उसके करीब आ गई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मार्केट 700 के नीचे ना जाए, और उसकी वजह जो सब में ज़्यादा थी वो ये कि वॉल्यूम में बड़ी कमी थी। तो इतने कम वॉल्यूम में ज़्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं थी। मगर बहरहाल फिर वो 1 बजे के बाद उसने 700 से सपोर्ट तो लिया, जिस लेवल की मैं बात कर रहा था उससे उसने कुछ सपोर्ट तो लिया, मगर एक छोटा सा हाई बना के फिर मार्केट नीचे आ गई। छोटे से हाई का मतलब 700 से थोड़ा ऊपर गई वापस, यानी कि 750 800 के पास, और फिर वापस नीचे आई और 700 का लेवल तोड़ दिया। और जब वो लेवल टूटा तो फिर 514 का लो बना और मार्केट 537 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई। वॉल्यूम्स जिस तरह पिछले हफ्ते कम रहे, इस हफ्ते भी कम रहे, तो वॉल्यूम में कोई बड़ी तब्दीली नहीं थी। और जनाब जो प्रिसाइस लेवल टेबल है वो अपडेटेड है, ये आपके सामने नए लेवल के साथ प्रिसाइस लेवल टेबल है। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जो सेशन था आज का उसने मार्केट में मज़ीद मनफी रवैये को हवा दी है बियर्स के अंदर और पावर ऐड किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रेशर के थ्रेट्स बड़े हैं और मतलब जो बुल्स की सूरत हाल है वो काफ़ी परेशान कुन है। एक डरी हुई सूरत हाल है लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में लॉन्ग का रिस्क लेना चाहिए, और मैं बियर्स को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो कंटिन्यू प्रेशर को बरकरार रखें कल। अगर तो ये 41,711 672 के नीचे मार्केट अगर ट्रेड करती है, तो इसके नीचे नीचे रहती है, तो फिर ये जो आज का लो है ये भी टूटेगा और मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी। और जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें मैं समझता हूँ कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल है जो बुल्स के लिए इस गिरावट को रोकने का, जो कम से कम लेवल हो सकता है वो 41,851 874 है। इंडेक्स अगर इसके ऊपर रुके तो हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है, मतलब मार्केट में तेज़ी तो नहीं हो रही, मगर जो मंदी है उसका जो मोमेंटम है, पावर है, ताकत है, वो कम हो रही है, हम ये समझ सकेंगे। 41,851 874 के ऊपर मार्केट रुके, और वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि प्री ओपनिंग हाइप में कोई ऐसी बात हो सकती है। वैसे कल मुश्किल है क्योंकि जो क्लोजिंग है वो तकरीबन है 612 की, तो ये बनते हैं तकरीबन 250 पॉइंट। तो मौजूदा सूरत हाल में 250 पॉइंट की हाइपर बिगनिंग की एक्सपेक्टेशन रखना बेकार है। तो लिहाजा अब मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट में तेज़ी का रुझान रखना ही नहीं है। कल मार्केट में किसी किस्म का तेज़ी का रुझान नहीं रखना है।
कोई हाइपर मूव मिलेगी तो शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ करेंगे। और मैंने यहाँ पर एक बात और समझाने की कोशिश की है कि अगर मार्केट में कोई हाइपर मूव बनती है और मार्केट 800 लेवल जो 851 और 874 का लेवल है उस तक नहीं पहुँचती, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, नहीं पहुँचती और आपको वहाँ पर सेलिंग आती हुई नज़र आती है, तो इस एरिया में अगर आपको समझ में आए एग्जॉर्शन तो शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ हो सकता है। और वो शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ आपका कंफर्मेशन मिलेगी, आपको अटेस्टेशन मिलेगी जब वो 41,672 के नीचे ट्रेड होने लगेगी। यानी कि हाइपर बिगनिंग हो, 800 के लेवल से पहले एग्जॉस्ट हो जाए और फिर नीचे की तरफ आए और 672 के नीचे ट्रेड करे तो हमारे शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की कंफर्मेशन हो जाएगी। ठीक है जी। दूसरी सूरत क्या है कि मार्केट आगाज के साथ ही नेगेटिव खोले, यानी कि 41,672 के नीचे ही रहे तो मंदी है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट यहां से कहां तक जा सकती है। 672 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है तो मार्केट का जो पहला टारगेट है वो 41,443 होगा। और अगर मार्केट वहां तक चली जाती है तो उसके बाद में जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी मार्केट के हवाले से है गिरावट की, वो 41,203 115 तक की है। यानी कि 41,200 के लेवल पे 200 से लेकर 115 का जो एरिया है, यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलने की उम्मीदें हैं। वैसे तो 41,443 पे भी सपोर्ट की उम्मीदें कम हैं। 443 को इमीडिएट टारगेट करार दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट है मगर कोई बहुत ताकतवर सपोर्ट नहीं है। बेहतर सपोर्ट 41,200 115 के पास मिलेगी। तो ये तो है सूरत हाल। और अगर रिकवरी होती भी है तो फिर कोई तेज़ी नहीं होगी, एक लिमिटेड अपसाइड मिलेगी इसको। ठीक है जी। तो जिस तरह मैंने कहा कि 874 851 तक जाना ही मुश्किल लग रहा है, तो लिहाजा शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ हाइपर मूव के अगर हाइपर मूव आगाज़ में मिलती है। दूसरी सूरत क्या बताई कि 672 के नीचे ट्रेड कर रही है तो गिरावट रहेगी, आज का लो भी टूट सकता है। आज का लो जो है वो 41,514 का है, तो अगर ये लो टूटेगा तो यकीनन फिर प्रेशर बढ़ेगा। अभी तक पैनिक सेलिंग नहीं हुई है, फोर्स सेलिंग हमें देखने को नहीं मिली, तो हम उम्मीद कर सकते हैं, हम शक कर सकते हैं कि शायद अब हमें थोड़ी सी वॉल्यूम में इजाफा मिले। मार्केट अगर गिरे 672 के नीचे ट्रेड करे, आज का लो तोड़ दे, तो मार्केट में हमको वॉल्यूम्स में भी इजाफा होता नज़र आ सकता है। तो जिस तरह मैंने तफसील से सारा कुछ समझा दिया कि जब तक लो वॉल्यूम है हमारे पास तो उस वक्त तक हम पैनिक सेलिंग से बच रहे हैं। जिस वक्त तक लो वॉल्यूम है, जहाँ वॉल्यूम बढ़ेंगे तो फिर थोड़े से बढ़ेंगे तो फिर ग्रेजुअली आपको ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो वहाँ फिर फोर्स सेलिंग और पैनिक सेलिंग होगी। और मेरे ख्याल में ये अच्छा होता है अगर थोड़ी सी वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे आ जाए तो मार्केट को एक ब्रीथर मिल जाता है, मार्केट उस फेज से बाहर आ जाती है। अच्छा जनाब, ये तो थी पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट। अब उससे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारी अगली स्लाइड है जो हम एक फ्री वर्कशॉप आपके साथ करना चाह रहे हैं। और फिलवक्त तो हम कराची के हवाले से बात कर रहे हैं क्योंकि आगाज़ हम कराची से करेंगे और फिर हम दूसरे शहरों की तरफ जाएंगे। हमारा इरादा जो है दिसंबर के तीसरे हफ्ते में कराची में प्रोग्राम करने का है, और ये एक ऐसा सेमिनार होगा जिसमें स्टॉक एक्सचेंज और मर्केंटाइल दोनों के ट्रेडर्स आ सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा हालात में जो ट्रेडर्स की परेशानियां हैं उसके हवाले से जैसे भी उनके सवालात होंगे, जो उनके ट्रेडिंग को लेके सवालात हैं, वो उनके जवाबात भी दिए जाएंगे। और इसमें जो इसका जो अहम तरीन इस वर्कशॉप का मकसद है वो आपको रोशनास कराना है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से, उसकी ट्रेडिंग से, कैसे ट्रेडिंग होती है और कितने पैसों में कितने आप ट्रेडिंग कर सकते हैं।
हम इसमें सिर्फ आपका अकाउंट नहीं खोलते, हम आपको ट्रेडिंग सिखाते भी हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा, ये प्रोग्राम मैं चला रहा हूँ तकरीबन कोविड के आगाज़ से, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लोग कोविड के बाद जो लोग आए हैं वो समझ सकते हैं कि इसमें क्या फ़ायदे नुकसानात हैं। तो उस वक्त से हम इसमें अपनी प्रीमियम सर्विस भी आपको क़लील मुद्दत के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं कि आपको तमाम तर हमारी जो रिसर्च होती है, जो हमारी सर्विसेज होती हैं, बाय कॉल्स होती हैं, सेल कॉल होती है, वो तमाम उसमें फ्री मिलती है। तो आप इसका फ्री सेमिनार का हिस्सा बन सकते हैं। इसका एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है, हमारे सेमिनार्स को अटेंड करने का एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है। आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो जिसको रजिस्ट्रेशन का मकसद क्या होता है, सिर्फ आपने फ़ोन करके कन्फर्मेशन करनी होती है। फ़ोन करते हैं आप 0345619043 पे, और उसको करने का मकसद ये होता है कि हम जितने लोगों की रजिस्ट्रेशन होती है उतनी ही बड़ी जगह हम आप लोगों के लिए रेंट करते हैं, ताकि ऐसी जगह पे किया जाए जहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बेहतर तौर पे अकोमोडेट किया जा सके। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। जो रजिस्टर होंगे फिर उनको फॉर्मल इनविटेशन मिलेगी। सेमिनार फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस सेमिनार के चार्जेस कोई नहीं हुए, मगर ये है कि आपका रास्ता आने का रजिस्ट्रेशन के थ्रू है। और कराची वाले तो इस नंबर पे कॉल करके रजिस्टर कराएंगे ही, मगर जो लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद और पेशावर, इन शहरों से भी अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो इसी नंबर पर फ़ोन करके अपना नाम और अपना शहर बता सकते हैं कि किस शहर में। अंदरूनी सिंध के लिए हमारा इरादा ये है कि हैदराबाद को स्टेशन बनाया जाए, और आसपास के, अगर आप लोगों का मशवरा या आप में से ज़्यादातर लोग किसी मीरपुर ख़ास के होते हैं तो हम मीरपुर ख़ास को प्लान कर सकते हैं, ठट्टा को प्लान कर सकते हैं। दैट्स नॉट नो बिग डील। ये डिपेंड करता है कि ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स की तादाद कहाँ से होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि बीच के एरिया में करें। मगर बहरहाल कराची, लाहौर और इस्लामाबाद ये प्रोग्राम स्केजुअल हो चुके हैं। बाकी जो सिटीज़ बताई मैंने आपको, मुल्तान, फैसलाबाद, कुचरवाला, पेशावर और अंदरूनी सिंध, इसके लिए अगर आप रब्ता करेंगे तो आपके लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया जाएगा। तो ये तो थी जनाब सेमिनार के हवाले से बात। अब हम चलते हैं अपने उस सेगमेंट की तरफ, योर फीडबैक मैटर्स। अच्छा, इसमें आप लोगों के सवालात होते हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, इसमें पहला सवाल है फरमान इकबाल साहब का। खालिद साहब, विद रेफरेंस टू योर टुडेज कमेंट अगेंस्ट मिस्टर अतर इरशाद क्वेरी रिगार्डिंग निशात मिल, तो always use stop loss and sale to reduce the loss, but if someone did not use it now, his purchase stock is making loss of 10 to 20 rupees per share. Should someone wait for market to reach the price back or sell it with the loss? अच्छा, सवाल पूरा समझ गया। और उन्होंने आगे लिखा है कि lot of people are in this dilemma after the market went down for 800 point। सवाल आपका सारा समझ गया मैं। इसमें है ये कि एक हम टेस्ट केस लेके डिस्कस करते हैं, अभी निशात मिल को नहीं डिस्कस कर रहे, एक टेस्ट केस लेते हैं हम। 100 रुपये का एक स्टॉक आप ख़रीद लेते हैं। 100 रुपये का स्टॉक ख़रीदने के बाद आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया। उसूली तौर पे तो स्टॉप लॉस लेना चाहिए। ये मैं उन लोगों के लिए ये टेस्ट केस एक डिस्कस कर रहा हूँ जो गलती कर बैठे हैं। अब जनाब उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लिया। अगर स्टॉप लॉस होता और 100 रुपये की फिर बाय कॉल है या नहीं है, पहले तो ये सब में अहम सवाल होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि बस दिल चाहा और ख़रीद लिया। अगर निशात में ख़रीदना है या OGDC ख़रीदना है तो हम उसकी टेक्निकल कॉल को देखते हैं कि क्या वो ख़रीदने का कह रहा है या नहीं। अगर टेक्निकल्स अलाउ कर रहे हैं तो ख़रीदेंगे, नहीं तो नहीं ख़रीदेंगे, टारगेट करेंगे। जैसे मिसाल देता हूँ, हपको को बार बार 64-65 पे बाइंग करने की बात की जा रही थी। हपको ऊपर भी गया, जब ऊपर गया बेच दिया, उसके बाद फिर दोबारा एक्यूमुलेशन टारगेट करके। तो ये बहुत ज़रूरी है। माफ़ी चाहता हूँ, टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं, चाय मेरी आ चुकी थी तो मैंने वीडियो की रिकॉर्डिंग को रोका नहीं। तो जनाब बात इतनी है कि 100 रुपये का आपने ख़रीद लिया और समझ लें कि
₹97 का स्टॉप लॉस था, आपने नहीं लिया, वो ₹90 में आ गया, आपने नहीं बेचा, अब आप अफसोस में हैं। उसने फिर वो 80 पे आ गया, आपने नहीं बेचा, अब जनाब वो खड़ा हुआ है 70 पे, 75 पे या 65 पे, लेट सपोज 70 पे खड़ा हुआ है। अब क्या करना चाहिए, ये दरअसल इनका सवाल है, क्या अपने रेट का इंतज़ार करें, क्या करें। अब क्या होगा, सब में अहम तरीन बात, जब आप लोग फंस जाते हैं ना, मेरे पास तो खैर 90% या 99% कह दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, 99% लोग वही राब्ता करते हैं जो फंस जाते हैं। जो आराम से ट्रेड कर रहे होते हैं वो क्यों राब्ता करेंगे, वो एंजॉय कर रहे हैं ट्रेड, उनके पास अहलियत है, उनके पास कोई सर्विस होती होगी, या वो खुद टेक्निकल्स देखते होंगे, वो कर रहे होंगे। मेरे पास तो वही लोग आते हैं जो मुश्किल में होते हैं, या उनको हमारी सर्विस मुफीद लगती है। अच्छा, अब क्या हुआ जनाब कि ऐसी सूरत में अगर आप फंस गए तो सवाल ये नहीं होगा कि मेरा बाय रेट क्या है, सवाल ये होगा कि अब स्टॉक की पोजीशन क्या है। नंबर एक सवाल जो पहले ध्यान में उठता है कि क्या मैं यहां बेच दूं 70 रुपए पे। अच्छा जी, वो भी अभी इस पर अमल नहीं किया जा सकता, देखना पड़ेगा टेक्निकली। जैसे कई स्टॉक हैं जिनके बारे में मुझसे सवाल हुआ, मैंने कहा अब तो मैं बेचने का कह नहीं सकता, इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैं लोगों को दिला रहा हूं जिस जगह पे मैं एक्यूमुलेट करा रहा हूं। जो बाइंग रेंज मैंने दी है, एक स्टॉक की बाइंग रेंज दी है मैंने 54 रुपए से 50 रुपए पे। अब वो बंदा तो 95 रुपए का खरीद के बैठा हुआ है और अब मुझसे पूछ रहा है यार ये 54 तक आ गया है, क्या मैं बाहर निकल जाऊं? तो क्या आप समझते हैं मैं उसको ये मशवरा दूंगा? मैं तो नहीं दे सकता। मैं मतलब एक आदमी को दिला रहा हूं और दूसरे को बोलूं या बेच दे, नहीं हो सकता। इसका तरीका ये होता है कि हम देखते हैं स्टॉक किस पोजीशन में। अब अगर वो 70 रुपए पे आ गया है आपका स्टॉक और पोजीशन ये है कि 70 एक अच्छी सपोर्ट है, इससे नीचे जाता हुआ टेक्निकली नजर नहीं आ रहा, तो फिर हम माल नहीं बेचेंगे। ठीक है, अब माल बेचेंगे कहाँ? क्या हम अपने रेट पे बेचेंगे? हमने लिया है 100 रुपए पे, तो 70 रुपए पे अगर हम नहीं बेच रहे तो क्या हम 100 का वेट कर रहे हैं? जी नहीं, क्योंकि अब 100 जो है ना हिस्ट्री हो गया, 100 था। अब हम ये देखेंगे 70 रुपए से पोटेंशियल क्या बन रहा है। हो सकता है कि उसका पोटेंशियल मैक्सिमम अब जो यहां से टेक्निकल के थ्रू हम उठान देखें वो 82 रुपए तक जा रही है, तो हम टारगेट करेंगे 82 रुपए पे। ठीक है, हम ये नहीं सोचेंगे कि हमने 100 का लिया है। ऐसा नहीं है कि उस लॉस को, मतलब वो लॉस हमेशा के लिए हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा, नहीं। अगर उसको सोचते रहेंगे तो वो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा, उसको भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। इसका पोटेंशियल 82 तक है, 82 पे बेच दें, फिर नीचे आए फिर खरीदें। मैंने अभी बताया 35, 15, 10 और 10, 25, 35 या 40 रुपए का गेन हफ्कों में हुआ, मगर वो उस सूरत में हुआ अगर मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया गया है। डिविडेंड लिया, नीचे खुला, वहां बाइंग की, ऊपर गया, माल बेचा पता नहीं 70-72 पे, फिर दोबारा 65 पे बाई किया। तो अब आप नोट करें कि अभी भी आपको जो है 60 और 70 के बीच में ही ट्रेड हो रहा है ना 60 तोड़ा है ना 70 के ऊपर गया है, 60 और 70 के बीच में ट्रेड हो रहा है, मगर 35 रुपए की मूव बना के दे दी उसने। अब अगर किसी ने, एक मिसाल दे रहा हूं, हफ्को 90 रुपए का भी लिया था, 90 रुपए का भी लिया था और ये 70 पे खड़ा हुआ है, तो भाई आप प्रॉफिट में खड़े हुए हैं। तो लिहाजा अपनी प्राइस से बाहर निकलें और ये देखें कि इसके अंदर ऑप्शंस क्या हैं, ये आपको मौका किस बात का दे रहा है। तो ये सोचना गलत है कि मेरी बाइंग रेट ये है। अब देखना ये है कि स्टॉक कहां तक जा सकता है, वहां पे निकलेंगे। उसके बाद जैसे जब हम निकलेंगे तो फिर हम निकलेंगे क्यों? इसलिए कि वो वापस नीचे आ सकता है। अगर नीचे आता है तो क्या इसको बायबैक करना चाहिए, फिर अगली टेक्निकल अपडेट, और नहीं अगर हम निकल गए, पोटेंशियल किसी दूसरे स्टॉक में मिलता है हम वो ले लेंगे। हमें लॉस पूरा करना है, कोई जिद थोड़ी है कि इसी स्टॉक से करना है।
ये कोई जिद नहीं है कि मैंने फलां स्टॉक में 30 रुपए गंवाए हैं तो मैंने 30 रुपए यहीं से निकालने हैं। ये सोच अगर आपके पास है तो आप बड़े परेशान होंगे। अच्छा जनाब, बड़ी तफसील से बता दिया। उसके बाद एक साहब फरमाते हैं, नाम कोई नहीं है, खालिद, एक्सेलेंट खालिद साहब, यू आर राइट, फंडामेंटल्स आर प्री रेक्विजिट ऑफ अ लॉन्ग टर्म स्टॉक सिलेक्शन। यस, इट्स क्या कहना चाहिए, प्राइमरी जो स्टेप है, प्री रेक्विजिट है, वो फंडामेंटल्स हैं। और सिर्फ फंडामेंटल पे सारा कुछ फैसला नहीं होगा, उसके बाद हम उसके टेक्निकल्स देखेंगे। टेक्निकल बताएंगे कि हमको कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। फंडामेंटल से तो सिलेक्शन हो गई कि हाँ ये स्टॉक लूँगा, कहाँ लूँगा ये टेक्निकल बताएगा। अच्छा, मैसाम भट्टी साहब फरमाते हैं, अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड सर, वंडरफुल रिव्यू, ग्रेट वर्क, स्टे ब्लेस्ड डियर सर, थैंक यू। उसके बाद एक लंबी लिस्ट पकड़ा दी है भाई साहब, इतनी लंबी लिस्ट है, आई कैन नॉट हैंडल दैट। एवीएन, ओजीडीसी, अटलस बैटरी। अभी देखिए वीडियो कितनी लंबी हो गई है, मैं हर एक को सारे स्टॉक नहीं बता सकता। अगर आप पूछ लेते हैं, वैसे तो अगर आप लोग ट्रेड करते हैं किसी स्टॉक में तो मैच्योर तरीका तो ये है कि आप सर्विस लें। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से सीरियस हैं, अगर आप बार बार मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों में फ्री सर्विसेज के लिए घूम रहे हैं तो घूमते रहिए, परेशान रहिए, इसके लिए मैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, सीरियस ट्रेडर हैं, तो यू शुड हैव अ सर्विस जो आपको बताए कि क्या ख़रीदना है, क्या नहीं ख़रीदना है, अब ये ख़रीदा हुआ है कहाँ बेचना है। इस तरह अब देखिए, आपने एक दिन पहले मुझसे पूछा है ये एवीएन, ओजीडीसी, और एटलस बैटरी को, मैं इस वक्त आपको जवाब दे रहा हूँ, यानी कि पूरे 24 घंटे के बाद जवाब दे रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए, आप 24 घंटे, अगर आज एवीएन, मिसाल दे रहा हूँ, उसने नीचे का लॉक मारा है, सुबह ऊपर खुला और नीचे का लॉक मारा है, तो आपके तो सेलिंग ऑप्शन निकल गया ना। तो बहरहाल ये अब आपकी मर्जी है। बहरहाल अभी एवीएन की जो आज की पॉसिबिलिटी है जनाब, आज ये 75 के पास क्लोज हुआ है। देखिए एवीएन को 74 रुपये तक देखा जा सकता है, क्योंकि 74 रुपये तक, क्योंकि मैं इसको एक्यूमुलेट करना चाह रहा हूँ 76 से लेके 74 के बीच में। ये जो एरिया है, इसमें मैं इंडेक्स और एवीएन के अंदर जो प्रेशर है उसको देख के अपनी बाइंग बना रहा हूँ। बाइंग जब हम एक्यूमुलेट करते हैं तो इस तरह करते हैं कि जैसे मुझे 10,000 एवीएन लेना है तो मैं 76 और 74 के बीच में देख रहा हूँ। अगर मैंने देखा कि यार यहाँ तो प्रेशर बहुत है, मार्केट में भी प्रेशर है, स्टॉक में भी प्रेशर है, मुझे 10 लेना था, मैंने 3,000 ले लिया, छोड़ दिया, उसके बाद रुक गया, उसने 74 तोड़ दिया, तो ये मेरी पहली बाय तो यहाँ पर है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सवाल है प्रोग्रामर पाकिस्तान का, अस्सलाम वालेकुम, विल यू प्लीज़ गाइड अस हाउ टू यूज स्टॉप लॉस टेक्निक एज आई डोंट नो हाउ टू अप्लाई इट ऑन माई ट्रेडिंग, थैंक यू। इसमें दो चीज़ें हैं, अगर आपको लगाने का तरीक़ेकार नहीं आता तो अपने ब्रोकर से रब्ता करें, क्योंकि उसका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो आपको उस पर समझा देगा कैसे लगता है, क्योंकि अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपको लगाना नहीं आता, अगर आपको स्टॉप लॉस क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस होता क्या है, ये समझना है, तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएं, लर्न ट्रेडिंग, वहाँ पर स्टॉप लॉस के हवाले से 2 वीडियोस हैं, डिटेल में समझाया है, डायग्राम्स के साथ, देखें ना उसको। आप लोगों के लिए 60-62 वीडियोस मैंने वहाँ बना के रखी हैं कि जो सीखना चाहते हैं वो सीखें मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, तो स्टॉप लॉस वहाँ मौजूद है। अच्छा, राना असमत जज़ाकल्लाह कहते हैं, शुक्रिया सर। अच्छा, यूज़र साहब कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम सर, प्लीज़ गाइड अबाउट शेल एंड कॉयल। कॉयल पर बात नहीं करूँगा, मैंने कह दिया मैं एक स्टॉक देख सकता हूँ मैक्सिमम। अच्छा सर, शेल आज बहुत नीचे आया है, तो इट इज़ नाउ गोइंग टूवर्ड्स द अट्रैक्टिव लेवल्स। अच्छी बाइंग तो ये है कि 120 के ऊपर बाय किया जाए, तकरीबन समझिए आप 122 से 120 के पास देखा जाए, क्योंकि इस वक्त प्रेशर बहुत है। तो अगर ये वहाँ तक जा रहा है तो 122 से बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। और जब हम, अच्छा पहले तो ये है कि 122 में कब देखेंगे, ये एक लेवल है
123 रुपये 75 पैसे, 123 रुपये 75 पैसे अगर तोड़ दे तो फिर हम 120 और 22 के पास बाइंग कर सकते हैं। और फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म शेल इज अ गुड स्टॉक, बट इंडेक्स और स्टॉक के प्रेशर को देख के आप थोड़ा थोड़ा करके जमा करेंगे, पूरा इकट्ठा माल नहीं उठा लेंगे, ठीक है जी। और बहरहाल यहाँ से मतलब मैं तो इसको कहूँगा कि 122 से 114 का एक एरिया बनाएं और थोड़ा 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 करके जमा करें, भले 100 500 200 जितना आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद इस्लाम लर्निंग साहब ने कहा माशाल्लाह खालिद भाई आपकी एनालिसिस का कोई सानी नहीं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होता है, अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे। खालिद भाई टेक्निकल इंडिकेटर्स पे प्लीज़ कम से कम कोई वीडियो लाजमी। अच्छा देखिए आपने शायद एक बार नाम बताया था, मैं भूल गया हूँ। इस्लाम साहब मैं एक बात बताऊँ आपको कि मेरी टेक्निकल इंडिकेटर पे कोई भी वीडियो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि ज़रा मैं आपको समझा दूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि आप टेक्निकल इंडिकेटर पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, टाइम लगाएं। मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा भी कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, पहले क्या पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए। मगर सब में पहली बात यह है कि जो मेरा रिश्ता है आप लोगों से वो ट्रेडर इन्वेस्टर का और एक कह लें कि टेक्निकल एनालिस्ट का जो रिलेशनशिप होती है। तो इस रिलेशनशिप में क्या होता है कि मेरी जिम्मेदारी या काम ये होता है कि उसकी जो टेक्निकल पोजीशन है स्टॉक की वो बताना आपको, वो मैं रोज़ बताता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। उसके बाद दूसरा जो मैं इसके ऊपर जाके एक काम और करता हूँ वो ये कि मैं ट्रेडिंग सिखाता हूँ कि ट्रेडिंग करनी कैसी है। तीसरा मैं एक और काम करता हूँ, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बताता हूँ कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे होती है, और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी समझना है उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है, जाके हमारे चैनल पे लर्न ट्रेडिंग में देख लें। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जो ट्रेडिंग सिखाता हूँ उसमें जो मेन टॉपिक्स क्या हैं, एक ट्रेडर को क्या चीज़ सीखनी चाहिए वो सिखाता हूँ मैं टेक्निकल वहाँ नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? इसलिए नहीं बताता कि टेक्निकल उसको जानना चाहिए जिसको टेक्निकल एनालिसिस करनी है, ठीक है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करनी है तो फिर सब में पहले अपनी ट्रेडिंग को बंद कीजिए, पहला काम, जैसा कि मैंने किया। सब में पहले अपनी ट्रेडिंग को बंद कीजिए, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, ठीक है। उसके बाद मैं तो उसके बाद भी मशवरा नहीं दूंगा ट्रेडिंग करने का, मगर अगर आप सीख लें, आपके अंदर परफेक्शन आने लगे, आपको ट्रेडिंग करनी है तो कीजिए, आई डोंट माइंड, हर एक की अपनी मर्जी है। मगर ट्रेडिंग करते हुए आप टेक्निकल सीखना चाहते हो, वो कोई अच्छा तजुर्बा नहीं है, अच्छा तजुर्बा नहीं है। आप उस पर एक क्या कहना चाहिए, एक्सपर्टी ले नहीं पाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, सब में अहम चीज़ जो एक ट्रेडर और इन्वेस्टर को सीखनी चाहिए वो है सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स में जो सब में बेहतरीन टूल, इंडिकेटर चीज़ हो सकती है वो कैंडल स्टिक्स है। कैंडल स्टिक, अगर कोई मुझसे कहे कि कैंडल स्टिक सीखनी है, भाईजान 1 महीना कम पड़ जाएगा आपको। अगर मैं रोज उस पर आपको लेक्चर दूं कैंडल स्टिक पे, सिर्फ कैंडल स्टिक पे, तो यकीन कीजिए रोजाना क्लास लूं तो 1 महीना आपको कम से कम चाहिए। और वो भी उस सूरत में कि जो मैं आपको बताऊं आप वो पूरा उसको समझें और उसको अप्लाई करके मुझे रिस्पॉन्ड करें। तो सीखने में आपको टाइम देना पड़ेगा, और अगर टेक्निकल सीखने हैं तो कैंडल स्टिक पर टाइम लगाना शुरू कर दें। कैंडल स्टिक पहले आगाज़ से सिंपल कैंडल स्टिक को समझिए, कैंडल स्टिक के बाद उसकी किस्मों को समझिए, उसकी किस्मों को समझने के बाद उसके 2 कैंडल और 3 कैंडल पैटर्न्स को समझिए। उसके बाद अब आगे बढ़ते जाएंगे तो इतनी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें उसमें निकलेंगी कि आप सोचते रह जाएंगे। तो ये 1 दिन का काम नहीं है। और जब कैंडल स्टिक को आप पूरा समझ लें, उसके बाद फिर टेक्निकल्स के जो मज़ीद टूल्स हैं उनको सीखने आगे जाइए।
अच्छा जनाब, टेक्निकल पे आइंदा अब मुझसे सवाल मत कीजिएगा, क्योंकि ये जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ, कई दफ़ा दे चुका हूँ, टाइम बड़ा लगता है इसमें। अच्छा जी, अतीक जिलानी साहब ने फूल भेजे हैं, और उसके बाद मोहम्मद आफाक मंजूर ने कहा गुड वीडियो। शेख साहब ने कहा खालिद भाई आपका फेवरेट सेक्टर कौन सा है? जनाब, अगर आप मेरा फेवरेट सेक्टर कहें तो मैं ये कहूँगा मेरा फेवरेट सेक्टर कोई भी नहीं है, ठीक है। मैं हालात और वक्त के एतबार से सेक्टर की बात करता हूँ कि जैसे इस वक्त अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मेरा फेवरेट सेक्टर कौन सा हो सकता है, तो मैं कहूँगा इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, फर्टिलाइज़र है, फूड एंड पर्सनल केयर है, और इस तरह के सेक्टर हैं जो इस वक्त में, इस फ्रेम में, टाइम फ्रेम में बहुत बेहतर हो सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो अभी पिछले दिनों जो मार्केट गिरी है, इनमें सब में कम असर इन सेक्टर्स पर आया होगा। उसके बाद जब हम जनवरी ख़त्म कर रहे होंगे, फरवरी में आ जाएंगे, तो वहाँ पर हमारे सेक्टर की जो सिलेक्शन है वो तब्दील हो जाएगी। मोहम्मद आसिफ अब्दुल्ला कहते हैं खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम, आपकी वीडियो मुकम्मल देखता हूँ, आपकी वीडियो ज़बरदस्त होती है भाई, हैस्कॉल को आप कैसा देखते हैं? वैसे ये बात तो मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि एक से एक आला स्टॉक मौजूद है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो बुरे स्टॉकों की तरफ क्यों जान लगाते हो? ठीक है, हैस्कॉल जो है, अब आप पूछ रहे हैं तो बता रहा हूँ मैं, मेरे रिकमेंडेड स्टॉक में हैस्कॉल नहीं होता। हाँ, जो मेरे पास जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, उनको मैं इंट्राडे में हैस्कॉल देता हूँ, क्योंकि इंट्राडे का कोई पैरामीटर ऐसा नहीं होता कि अच्छे फंडामेंटल हो, मोमेंटम बन रहा है, वॉल्यूम अच्छे, ख़रीद लो, फ़र्क नहीं पड़ता दीवान फारूक मोटर है या WTL है या TRG है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फंडामेंटल वहाँ पर शॉर्ट टर्म इंट्राडे में इतने मैटर नहीं करते। तो उस सूरत में हैस्कॉल के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। देखिए हैस्कॉल को दिक्कत हो रही है, 8 रुपये 20 पैसे के अराउंड दिक्कत हो रही है। हैस्कॉल चलेगा उसी वक्त जब ये 8 रुपये 20 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देगा या उसके ऊपर वॉल्यूम बनाएगा, ठीक है जी। 8 रुपये मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ, 8 रुपये 25 पैसे, 8 रुपये 25 पैसे के ऊपर वॉल्यूम जनरेट कर दिए, क्लोजिंगें दे दी, फिर ये चलेगा। वरना 8 रुपये 25 पैसे से लेकर 7.5 रुपये तक इसका एक्यूमुलेशन जोन है। इस एरिया में जमा करें, जितना अच्छा जमा कर सकते हैं। और जब एक्यूमुलेशन करते हैं तो 100% बाइंग नहीं करते, हमेशा रूम रखते हैं कि कोई मुसीबत आ जाए तो हम नीचे बाय कर सकें। अगर हैस्कॉल आपको 10,000 लेना है तो इस रेंज में आप 4 से 5,000 लेंगे और बैठे रहेंगे। लेना 10,000 है, अब जो बाकी के बच जाते हैं वो हम 7.5 टूटेगा तो फिर हम 6.5 के पास लेंगे, ठीक है। या 8 रुपये 25 पैसे टूटेगा तो हम 8 रुपये 25 पैसे के ऊपर लेंगे। इस तरह 10,000 पूरे करेंगे। खैर जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों के कमेंट्स का। उम्मीद है कि आपको ये कमेंट्स आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत तरक्की दे, सेहतमंद रखे और बेहतरीन और कामयाब ट्रेड करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।